बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस्तीफ़ों का मुतालबा और तब्दीली की अफवाहें कोई नई बात नहीं है। माजी में भी अगर हम देखें तो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से धरने के दौरान इस्तीफ़ा तलब करते रहे और अपोजिशन का एक ये ख़ासा भी रहा है कि तनकीद भी की जाती है, जो भी हुकूमत हो उस पर माजी में भी होती रही है और अभी भी हो रही है। और ये जो पायलट्स वाला मामला है, PIA वाला मामला है, इसको लेकर तनकीद बहुत बढ़ गई है और ख़ुसूसी तौर पे जब से सिविल एविएशन का ये लेटर भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनके पायलट्स हैं उनकी डिग्रीज़ जो हैं वो जाली नहीं हैं, उनके जो लाइसेंसेस हैं वो जाली नहीं हैं, कुछ बेज़ाब्तगियाँ, कुछ बेकायदगियाँ अलबत्ता ज़रूर हैं। इस मामले को लेकर एविएशन के जो वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर साहब, उनसे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जिस अंदाज में वो शुरू से उनको सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहते आए हैं और ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन रहे हैं और उनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा, तो इस बात पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साथ ही साथ पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के तब्दीली के हवाले से जो अफवाहें हैं वो भी अपनी जगह पर हैं। 3 लोगों के नाम भी सामने आ गए, मोहसिन लगारी साहब, अलीम खान साहब और मियां असलम इकबाल साहब। मियां असलम इकबाल साहब का नाम तो उस वक्त भी सामने आया था वज़ीर आला पंजाब के लिए जब उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से किसी को ये इल्म भी नहीं था कि वो पंजाब के वज़ीर आला बन सकते हैं। दूसरी तरफ नून लीग के कुछ MPs जो हैं उनकी मुलाकातों का सिलसिला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से जारी है और PTI पंजाब की तरफ से अलबत्ता ये भी दावा किया गया कि PMLN में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है और उन्होंने ये दावा किया कि 35 से 40 अरकान जो हैं वो PTI के साथ हैं। शिबली फराज साहब ने तो बाकायदा ट्वीट करके कहा कि बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, लेकिन ये भी होता है कि पाकिस्तान की सियासत में माजी में भी हमने देखा है कि जहाँ पर जिस भी अफवाह की तरदीद भी ज़्यादा आती है वो भी बाज़ औक़ात चीज़ें जो है कुछ अरसे के बाद आगे जाकर हो जाती हैं। इन चीज़ों में कितनी सदाकत है? बुज़दार साहब अगर जाएं तो किस बुनियाद पर उनको जाना चाहिए? क्या उनकी तब्दीली जो है वो वाकई होने जा रही है? और अगर पंजाब जैसे बड़े सूबे में कोई तब्दीली लाई जाती है इस किस्म की, तो क्या उसके बाद विफाक में किसी किस्म की तब्दीली खारिज अज़ इम्कान होगी? इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और बड़ा अहम मौजू जिस पर अपोजिशन तनकीद भी करती आई वज़ीर-ए-आज़म पर और वफाक़ी हुकूमत पर, और अब वफाक की काबीना की अपनी मीटिंग्स के अंदर भी ये तनकीद हुई कि जो गैर मुंतखब अफराद हैं जो कि भारी तादाद में इस वक्त काबीना में नज़र आते हैं वो हावी हो गए हैं तमाम तर मामलात पर और तमाम तर फैसला साजी पर। और इसी किस्म के ऑब्जर्वेशन आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से भी आई। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि एक तासुरी बन चुका है कि वफाकी हुकूमत के मामलात वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुंतखब मुआवनीन के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। आखिर में गैर मुंतखब अफराद अपने बस्ते उठाते हैं और अपने दफ्तरों में चले जाते हैं और मुंतखब अफराद ऑन दी अदर हैंड उनको अपने इंतखाबी हलकों के अवाम का सामना करना पड़ता है। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान साहब की तरफ से सवालात उठाए गए हैं। इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। कंवल शौज़ब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बेहद शुक्रिया। और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं आप, PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा आपका भी। शाइस्ता साहिबा, आप ही से अगर मैं आगाज़ करूँ पंजाब के हवाले से, अफवाहें तो हैं बुज़दार साहब को लेकर, आप लोगों की तनकीद भी होती है मुख्तलिफ उमूर पर कि जिस तरीके से वो सूबा चला रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये जो अफवाहें हैं कुछ उनकी MPs से मुलाकातें भी हो रही हैं, उनकी जगह 3 नाम भी फ्लोट कर रहे हैं, ये महज अफवाहें हैं या वाकई आपको लगता है कि कुछ पंजाब में तब्दीली आने जा रही है? रहीम, थैंक यू सादिया फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। देखें, हमारा PMLN का तो कोई ऐसा एडवेंचर करने का मूड नहीं है। एक्चुअली इनके अपने अंदर से एक डिससेटिस्फैक्शन है और लोगों में, पंजाब के लोगों में एक बेचैनी सी है। और वो आपको पता है, ये नॉट ओनली इन पंजाब बट के फेडरेशन में भी
इनके अपने ही लोगों में एस्पायरिंग सीएम्स भी हैं, एस्पायरिंग प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं। हम अगर चाहते तो जिस वक्त ये जहाज भर भर के पंजाब में ला रहे थे, उस वक्त हम इंटरवीन करते या कुछ करने की कोशिश करते। और अगर इफ आई टेक यू टू द पास्ट, तो आपको याद है केपीके में भी हम मियां नवाज शरीफ बना सकते थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वी बिलीव इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड वी वुड लाइक टू डू जो सही तरीका है। बट इन लोगों ने जिस तरह से, जो कहते हैं ना, भानुमति का कुंबा एक बनाया, कुछ इधर से पकड़ा कुछ इधर से पकड़ा, तो अब उसका ये अंजाम हो रहा है कि जब पंजाब में इनकॉम्पिटेंस इज एट इट्स पीक, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, नियोपोटिज्म है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है और कोई विजन नहीं है। आप देख लें कि कितने सेक्रेटरीज चेंज हुए, चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए, सेक्रेटरी एजुकेशन चेंज हुए, आईजीज चेंज हुए, जो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, फूड, जिस वक्त वो चीनी का क्राइसिस था। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि ये आपका पीएमएलएन का तो ऐसा किसी किस्म का इरादा नहीं है, बुज़दार साहब की तब्दीली में आप लोगों का हाथ नहीं होगा, लेकिन इन चीजों की वजह से आप कह रही हैं उनको जाना चाहिए। जी, नॉन डिलीवरेंस है और उसकी वजह से इनके अपने लोगों में बहुत बेचैनी है। सो हम तो गिराएंगे नहीं, ये अपने बोझ से खुद गिरेंगे। आप ये देखेंगे, मुआशी बहरान जो है वो अपनी जगह है, जो सियासी बहरान है वो आपके सामने है। सोलो फ्लाइट में बिलीव करते हैं, किसी को साथ लेके नहीं चलते, किसी को साथ मिलाते नहीं, बात नहीं करते। तो इन चीजों को, दिस इज नॉट द वे। और बहरान से बहरान में हम आ रहे हैं। आई मीन दे क्रिएट बहरान, पहले क्रिएट करते हैं क्राइसिस, फिर उसके ऊपर कमीशंस बनाते हैं, फिर रिपोर्ट्स आती हैं, फिर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। So that is the way of government. अच्छा, अब ये जो आपने बात की है कि ऑब्वियसली आपने कहा कि इनकॉम्पिटेंस है, उसकी बुनियाद पर बुज़दार साहब की तब्दीली हो तो हो, डिलीवर नहीं कर पा रहे, गवर्नेंस नहीं है, बट अदरवाइज पीएमएलएन जो है वो किसी किस्म की तब्दीली कोई प्लानिंग नहीं कर रही है। कुंडी साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आखिर बुज़दार साहब जो हैं, पंजाब के वजीर आला जो हैं, वो ऐसा क्या नहीं कर रहे या ऐसा क्या कर रहे हैं जो दीगर सूबों के वज़राए आला से इस वक्त मुख्तलिफ है, और अगर उनकी तब्दीली हो तो किस बुनियाद पे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सादिया, ये तो प्रोग्रेटिव है रूलिंग पार्टी का, जो वहाँ पर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, उनका चीफ मिनिस्टर है इस वक्त बुज़दार साहब, और इनकी अपनी एक चॉइस है। और वज़ीर आज़म साहब उसको अपना वसीम अकरम प्लस समझते हैं, मतलब वसीम अकरम से भी 2 गुना थोड़ा सा आगे। और कंपटीशन तो मेरे ख्याल में बुज़दार साहब का और सीएम केपीके का ही कर सकते हैं। और मेरा अपने ज़ाती ख्याल ये है, जो आप बातें कर रही हैं, मैं नहीं एग्री करता कि शायद बुज़दार साहब चेंज हों, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि अगर बुज़दार साहब जाएंगे तो मे बी ये अपना दूसरा सीएम नहीं ला सकेंगे, क्योंकि आप देखें कि कोई पीएमएलक्यू भी इतनी ज़्यादा खुश नहीं है, और बुज़दार साहब के जाने के जो इशारे मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं कि उनसे अपने मेंबर्स खुश नहीं हैं। तो क्या वो है कि आप जो है उसमें आपकी पीटीआई के मेंबर्स आपको वोट दें और आप दोबारा बच सके, और लेकिन पीटीआई के मेंबर से नहीं, आपको अपने इत्तेहादियों को भी साथ ले जाना पड़ेगा। और इस वक्त जब आप 2 साल गुजार चुके हों, तो इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग, उनके काम, उनकी चीज़ें, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा बुज़दार साहब को चेंज करने में। और इस वक्त अगर आप देखें, बुज़दार साहब पीएमएलएन और बाकी पार्टियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेंबरों से मुलाकातें कर रहे हैं, उनको एक किस्म की सियासी रिश्वत जो होती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की और फंड्स की, वो दे रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है, आप देखें कि कोशिश, आप मीटिंग्स भी दिखाई गई हैं कि उन्होंने मीटिंग्स की भी हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई की सियासी पार्टी या उनके जो मैनिफेस्टो का कोई वतरी, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में ये कहा था कि पार्टियाँ तोड़ना या ये करना हम ये नहीं करेंगे, और मतलब फ्लोर क्रॉसिंग या जो भी है वो उनका अपना एक है, शायद वो इससे भी दोबारा हट गए हों, क्योंकि बाकी चीज़ों से हट गए थे। तो मैं नहीं समझता, शॉर्टकट ये है कि मैं नहीं समझता कि बुज़दार साहब चेंज हो सकते हैं। अगर बुज़दार साहब चेंज होंगे तो पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा उन अपने चीफ मिनिस्टर दोबारा लाने के लिए, मुश्किल हो जाएगा। सही। तो मेरा अपना ये तज़किया है, पंजाब जैसे सूबे में तब्दीली हो तो ये सिर्फ पंजाब तक महदूद रहता नहीं है, उसके कहीं ना कहीं उसका रिपल इफेक्ट जो है वो विफाक पे फिर आता है। बिल्कुल आता है। और आप देखें ये चीज़ें होती हैं, जो भी हुकूमतें आई हैं तो 2 साल 2.5 साल बाद कुछ ना कुछ ठक फुक होती है। हमारे दौर में आप देखें गिलानी साहब के साथ हुआ, फिर आप पीएमएलएन के दौर में देखें नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ,
तो अब इनके भी 2 साल गालिबन होने वाले हैं या हो गए हैं, प्लस जा रहे हैं या आसपास हैं, तो डेफिनेटली जो है वो हवाई फायरिंग और चलें, बुज़दार साहब की तब्दीली इतने आसान नहीं होगी। देखते हैं कि क्या होता है। ये जो अभी अफवाहें हैं, कवल आई एम श्योर आप भी वही कहेंगी जो शिबली फराज साहब ने कहा कि जी बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, अफवाहें हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा रहा। लेकिन फिर ये जो सिलसिला है कि 30 से 35 MPs जो हैं वो हमारे साथ हैं, PTI पंजाब ये दावा कर रही है, बुज़दार साहब की अचानक मुलाकातें जो हैं उनमें तेज़ी आ गई है, ये फिर क्यों हो रहा है? कोई उनको डर है, खदशा है कि कोई ना कोई तहरीक उनके खिलाफ आ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच सादिया। देखें 3-4 पॉइंट्स हैं, क्विकली मैं बता दूं। पहले तो जाहिर है कैटेगोरिकली बता रहे हैं, हुकूमत से किसी ने आज तक आके अनाउंस किया है कि उस्मान बुज़दार जा रहे हैं। अचानक से कहीं से फुलझड़ी छुटती है, जब कुछ नहीं होता ना, जब हुकूमत की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त जारी होती है, आप डैम के इफ्तिताह हो रहे हैं, शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह हो रहा है और 10 चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फ़ौरन एक तीली छोड़ दी जाती है कि जी उस्मान बुज़दार साहब जा रहे हैं। उस्मान बुज़दार साहब कहीं नहीं जा रहे, इधर ही रहेंगे वो। उनके लंदन में कोई एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नहीं जो उन्होंने यहाँ से निकलना और वहाँ इलाज कराने चले जाना, वो यहीं रहते हैं और यहीं रहेंगे। दूसरी बात ये कि इन्होंने शाइस्ता साहिबा ने कुछ 1-2 पॉइंट्स उठाए थे, मैं वो भी ज़रा क्विकली उनको भी आंसर कर देती हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि वो अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं लोगों को बुला के, नो, लोग खुद आ रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो नून के 1-2 MPs मिले ना, निशात दहा और नियाज़ी साहब, एक देखिए वो पहले भी मिले थे और उन्होंने बड़ा ओपनली आके क्रिटिसाइज़ किया था कि हमें कोई हमारी जो पार्टी है फ़िलहाल, इनकी पार्टी जो नून लीग की है, वो लीडरलेस पार्टी है, सर लीडर क्राइसिस का शिकार है। बहुत सारे लीडर्स हैं लेकिन कोई एक इंजन नहीं मिल रहा है जो सारे डब्बों को लेके चले। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था कि कुछ लोगों को बहुत आगे किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने अता तारड़ साहब का नाम लिया था और हम जैसे लोगों को पीछे फेंका जाता है। तो वो उनकी अपनी रिजर्वेशंस थी। नहीं, लेकिन अगर पार्टी में अगर कोई है, अगर आप जो हैं जिस तरह आप टॉक शोज में जो पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, जो होमवर्क करके आती हैं, सिमिलरली अगर अता तारड़ साहब पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके आगे आने में क्या बुराई है? देखिए मैंने तो एतराज नहीं उठाया, अगर आप भी आती हैं, मैंने तो एतराज नहीं उठाया, लेकिन निशात दहा साहब जो मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, मैं उनकी स्पोक्स पर्सन, ये तो वो बता सकते हैं कि उनको क्या इश्यूज हैं। बात सारी है, देखें 2 तरह की इनकी पार्टी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो मैं बयान कर देती हूँ। बात सारी ये है कि इस वक्त पार्टी के अंदर जो फैमिली लिमिटेड जमहूरियत थी, उसमें अब कौन नेक्स्ट लीडर होगा, ये मुस्लिम लीग M बनने जा रही है या मुस्लिम लीग H बनने जा रही है, वो प्रॉब्लम है सारा। और लंदन से बैठ के लीडर चेंज करने की बात हो रही है, जो इस वक्त इनके मुस्लिम लीग के इकट्ठे होने की भी बातें चल रही हैं। प्रेसिडेंट जो इनके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, उस पे जो ओरिजिनल PML N है, तो उसमें जो N फैक्टर है वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी में और N की आइडियोलॉजी में फर्क है। और H क्या है? H हमजा शहबाज शरीफ है, ठीक है। तो M जो है वो मरियम नवाज शरीफ है, तो इधर शहबाज शरीफ है। प्रॉब्लम ये है कि अब भतीजी ने लेके चलना है। अच्छा, N वर्सेस मैं चलो खुल के बता देती हूँ, भतीजी ने लेके चलना है, चाचा ने चलना है, या फिर चाचा तो खैर अब माजरत के साथ अल्लाह मियां ने सेहत दे, बीमार भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और कैंसर सर्वाइवर भी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये दे आर थिंकिंग कि रिटायरमेंट एज आ गई है, तो अब नेक्स्ट किसने चलना है। सारा प्रॉब्लम ये है, इसीलिए इनके लोग जो जेड़ा चिड़िया का चंबा इन्होंने सांभ्या हुआ है ना, वो उड़ने को हर दूसरे दिन तैयार है। अब जिस दिन वो उड़ने को तैयार होते हैं उधर से, अब क्या करें बेचारे। वो जो शुरू में आपने क्लिप दिखाया जिन मोहतरम के हमारे फैसलाबाद वाले जो कलीग हैं राना साहब, वो आके फटाफट उन्होंने आज एक मीटिंग चेयर कर दी, उन्होंने सबको कहा कि नहीं 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 ठहर जाओ, ग्लू लगा रहे हैं, बैठो बैठो, हम कुछ हुकूमत पे जाके फुलझड़ी छोड़े सफ़े। तो ये वहां से शुरू या ये सारा खलबली सारी नून लीग का भाई खलबली सुन ले अगला प्रोग्राम इस पे करना, बुलाएं पूछें खलबली क्या है। खलबली ये है कि अब अगला इनका कौन मेन नॉमिनेटेड हो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को हटाने के लिए ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो इनके अपने लोग एक मिनट शाइस्ता साहिबा ने बढ़ते आप लोग सादिया एक मिनट सिर्फ दें, सादिया एक मिनट दें। नेपोटिज्म की बात की, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी शाइस्ता साहिबा, नेपोटिज्म किस बात की? आपकी तो फेडरल हुकूमत में 38 लोग नवाज शरीफ साहब की खानदान के जब तक नहीं होते थे तो कैबिनेट नहीं बनती थी। शहबाज शरीफ साहब परमानेंट नेपोटिज्म का एक मुंह बोलता सबूत, जिसमें पूरा खानदान, मतलब खानदान दर खानदान। आपके मुंह से नेपोटिज्म की बात अच्छी नहीं लगती। भान मतीन का कुंबा
डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी को डिपिक्ट करता है। शुक्र करें कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इमरान खान के छोटे ना भाई हैं, ना भांजे, ना भतीजे। भांजे भी उनके मौजूद हैं, भांजियां भी हैं, बहनें भी हैं। कोई एक भी उनमें से असेंबली में नहीं बैठा। खानदान से लगा देते, वो कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब, लेकिन नहीं लगा। अब मसला ये है कि इस मुल्क में 22.5 महीने पहले सिर्फ जमहूरियत आई है, अभी इन्हें समझने में भानुमति का कुंभ आपने कहा पक्के हो गए हैं करता है। जी शाइस्ता साहिबा, पहले तो सादिया मैं कहती हूँ कि ये इनसे बोलें कि ये कुछ अब 23 महीने हो गए, कुछ डिलीवरेंस का बताएं क्या किया। ये इनको शरीफ फोबिया से ही नहीं ये निकलते, हर वक्त इनको मसला है। और ये कभी, अब मैंने बहुत देर इनकी सुन ली, इनको बोले चुप करें। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कहती है कि इंजन कोई नहीं है टू ड्राइव PMLN। भाई आप फिक्रमंद ना हो, आपके पास माशाल्लाह इतने इंजन है कि वो खींचातानी हो रही है, ट्रेन को पता ही नहीं चल रहा, कोई इधर इंजन खींच रहा है, कोई उस डायरेक्शन में इंजन जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है। खुदारा अपने मिनिस्टर्स की ही बोल देख लें कि वो क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। और दूसरे सादिया, आप ये कहती हैं कि देयर आर ऑलवेज पीपल। देखिए ये हल्के की सियासत होती है और लोग अपने हल्के में काम करना चाहते हैं। अब ये इन्होंने आपने अगर सुना था तो शुरू में ये कहते थे कि डेवलपमेंट फंड्स जो होते हैं वो सियासतदानों को एक रिश्वत के तौर पे दी जाती है। अब बुज़दार साहब ने उनको बुलाकर तमाम उन लोगों को बाकायदा फंड्स दिए हैं। तो अब पता नहीं, अब वो शायद कोशर हो गया है क्योंकि ये लोग काम वो कर रहे हैं, तो जब तक हम कर रहे थे वो नहीं। और अल्लाह माफ करे, मुझे तो कहते हुए भी अब शर्म आती है कि ये रियासत मदीना जो हर इनकी जबानें नहीं थकती कहते हुए, हम तो बुरे थे, इतना कुछ कौम को दे गए कि लोग आज भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी हुकूमत, मतलब ये अगर आज इलेक्शन में चले जाए ना सादिया, तो इनको पता ये सियासी लोग हैं ही नहीं, ये सियासी मैदान में मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये एक मतलब ये वहां नहीं आएंगे। अभी भी आप देखें कि इधर से पकड़ के उसको, इधर से पकड़ के सारे इत्तेहादी नाराज हैं, तमाम के तमाम। उनसे जो वादे किए थे उनको लाते वक्त वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। अब वो कब तक इनसे जुड़े बैठे रहेंगे? शायद जिसने इकट्ठा किया है वो हम संभाल लेंगे, आप अपने मेंबर संभालें। और मैं आपको सादिया एक बात, लेकिन ये जो बुनियादी चीज आपने कही कि जो मुंतखब लोग हैं उनकी हल्के की सियासत जो है वो बहुत सादिया राइट। मैं शायद साहब आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आकर चले मुकम्मल कर लीजिए प्लीज क्विकली। I just want to say कि देखें ये हमारी पार्टी है, ये हमारा फैसला है कि कौन लीड करेगा, कौन कब आएगा, कब क्या कहेगा। Who are they to tell us कि जी वो लीडर है, वो लीडर है, वो बीमार है, वो ये। इनको क्या अपना काम करें और डिलीवर करें। लेकिन जो खबरें चल रही हैं, जो कुछ नून राइट कुछ मुस्लिम लीग के इकट्ठे होने की भी जो है वो खबरें चली, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। और ये जो आपने हल्के की सियासत की बात की, आज जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से रिमार्क्स आए हैं, इस पर उनका भी जिक्र होगा एक वक्फे के बाद। कंवल साहिबा, इसका ज़रा जवाब दीजिएगा। सिंध हुकूमत की तरफ से बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि जो धमकियां आ रही हैं उसके ताने बाने भी कहीं वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं, और अगर बिलावल साहब को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। देखिए दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब जिस वक्त बेनज़ीर साहिबा कत्ल हुई तो ताने बाने जाके कहीं जरदारी साहब से मिल रहे थे, और अपनी हुकूमत के बावजूद भी ये कातिलों को ढूंढ नहीं सके। मैं कहती हूँ कि बिलावल को ज़ाहिर है मुराद अली शाह और अपनी गवर्नेंस का बहुत अच्छी तरह पता है। 12 सालों में जो सिंध का बेड़ा गर्क किया इन्होंने, और जिस तरह के उज़ैर बलोच और जिस तरह के लोगों को इन्होंने पाला हुआ है, इसलिए वो तवक्को करेंगे उनको सिक्योरिटी भी वज़ीर आज़म ने प्रोवाइड करनी है। तो उनके इस कॉन्फिडेंस का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और इस दौरान में वो अपने उस खौफनाक बैडली गवर्नड सूबे में ना जाएं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, तब तक यहाँ रहें। से सिक्योरिटी लेने के लिए वो इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं कहेंगे ना, ज़ाहिर है। देखिए कहीं ना कहीं डायग्रेस करना है, धमकियाँ आई होंगी। देखिए अब मैं उस धमकियों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती, ये तो अब एहसान साहब बताएंगे कि क्यों उनको धमकियाँ दे रहे हैं या इन्होंने कुछ और इस्टेब्लिश करना है।
उज़ैर बलोच साहब हैं, दूसरे लोग भी हैं, मेरे ख्याल में वो अब इनको उस तरह प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, और सूबे का जो हालात है वो आपको पता है, चोरों डाकुओं के सूबे में, और आपको कहाँ प्रोटेक्शन मिलनी है। तो बिलावल साहब से अगर उनकी प्रोग्रेस, जो 12 साल की प्रोग्रेस उनके सूबे की पूछनी है, वो उनकी इस एक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट हो रही है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर गवर्नेंस के जितनी इन्होंने बदतरीन मिसालें कायम की है, ना लायकी ना अहली और बदतरीन गवर्नेंस, उसके बाद फिर इन्हें धमकियां ही आनी थी, तो फिर ये इसी किस्म की बातें करेंगे ना। हर बात का तो जिम्मा उन्होंने इमरान खान को डालना है, लेकिन यहाँ पे मैं समझती हूँ कि अगर उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि जी हम तो तनकीद इमरान खान पे करते हैं, हम तो तनकीद वफाकी हुकूमत पे करते हैं, धमकियां वहां से आ जाती हैं। चलें कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी आपको आवाज जा रही है। तनकीद बराए तनकीद उन्होंने करनी है, इसलिए कि स्टेटस को कि जो ये जमातें हैं और जो एक सिस्टम की बेनिफिशरीज हैं, उनको एक ही बंदे से तकलीफ है जो सारे निज़ाम पलटने के चक्कर में और इन सब के खाते ख़त्म हो जाएंगे, वो इमरान खान है। इसलिए वो कहते हैं कि एक इमरान खान को हटा लो, बाकी सब हमें वैसे ही चाहिए। अच्छा फैसल कुंडी साहब, धमकियां बिलावल साहब को आ रही हैं एहसानुल्लाह एहसान की जानिब से, आप इल्ज़ाम जो हैं वो लगा रहे हैं वज़ीर आज़म पर, इमरान खान साहब पर। देखिए सादिया, बड़े अफसोस की बात है, खैर जो उनकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो डेफिनेटली कंवल ने देना था, उनको जो बताया गया होगा, लेकिन बात यह है, देखें एहसानुल्लाह एहसान मेरे बच्चों का कातिल है। खैबर पख्तूनख्वा ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दहशतगर्दी देखी है। आज आप उन माओं के घरों में चली जाएं, आप आ जाएं, आप आई थी गालिबन APS के वाक़े के बाद, आज आप उन माओं के पास चली जाएं और उनसे पूछें कि एहसानुल्लाह एहसान के मुतालिक उनका क्या ख्याल है। खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो और ये बैठ के यहाँ पर टीवी पे मजाक उड़ा रहे हैं उस चीज़ का। एहसानुल्लाह एहसान किसने निकाला, किसकी हुकूमत में गया, किसकी हुकूमत ने उसको सेफ पैसेज दी और वो यहाँ से गया। हम ये कहते हैं, देखें हमें भी पहले भी धमकियाँ मिली, हमारी जो है लीडर शहीद हुई, हमारे काफ़ी लोग यहाँ पे शहीद हुए। खैबर पख्तूनख्वा और खासकर पेशावर के हर रोड पे जो है खुदकुश धमाके हुए हैं, टारगेट किलिंग हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, हर सड़क जो है खून में लथपथ है। यहाँ पर पॉलिटिकल जो है लीडरों की हुई है। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं इनसे सवाल पूछता हूं कि आज इसरार गंडापुरी कातिल किधर, इनकी PTI का मिनिस्टर था, आज इकरामुल्लाह गंडापुरी कातिल किधर है जो उनके ऊपर भी खुदकुश धमाके हुए हैं। कभी PTI के किसी बंदे ने उसके लिए आवाज उठाई है? कभी आवाज नहीं उठाई है। तो ये लोग जो है ये इस चीज का भी मजाक उड़ाते हैं। खुदा न करे कि इनके ऊपर ऐसा वक्त आए। देखें ये चीजें हमने गुजारी हैं। हमें जब पाकिस्तान मिला था, हमें दहशतगर्दी वाला पाकिस्तान मिला था, हमें बताया गया था मरगला की पहाड़ी की उस तरफ जो है वो मिलिटेंट्स खड़े हैं, हमें जो है बारूद का ढेर मिला था, हमने वो चीज वो जंग हम लड़े हैं। उसके बाद आज इनकी खुशकिस्मती है कि इनको एक पुरअमन पाकिस्तान मिला है। आज अगर एहसानुल्लाह एहसान धमके देते हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि एहसानुल्लाह एहसान आपकी हुकूमत में, आपकी सूबाई हुकूमत, आपकी मरकजी हुकूमत में मुल्क से दौड़ा है, तो क्यों दौड़ा है, किससे दौड़ा है, हमें ये जवाब चाहिए। इसलिए कि आप उनके साथ मिले हुए हैं, अगर वो निकला है तो आप साथ मिले हुए हैं। इसलिए हम कहते हैं, जब हम आपको कहते हैं तो ये एहसानुल्लाह एहसान टाइप लोग हमें धमकियां देते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम इस धमकी से नहीं डरते। हमने पहले भी अगर मोहतरमा शहीद की वापसी को देख लें और आज तक हम इन चीजों से डरे नहीं। हमने हमेशा जो है ये किया है। अगर आप ये कहते हैं कि इन धमकियों से हम घरों में बैठे, हम नहीं बैठेंगे। जहां तक जो है देखें हम अपनी परफॉर्मेंस ठीक करेंगे, लेकिन आप हमें बताएं ना, आप लोगों ने 2 साल में क्या किया है। हम तो आपसे सवाल करते हैं। मैं तो इधर इस वक्त पेशावर में बैठा हूं, आप आए पेशावर में, इनकी 7 साल हुकूमत हो गई है। अब रिसेंटली एक और बात, इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने अपने एक CM साहब ने और इनके एक वफाकी वजीर है, पेशावर सुवात मोटरवे बन रही है, ठीक है, एक्सप्रेस वे। अभी वो चालू नहीं हुई है। मैं आपको भी विजिट करता हूं कि आपको मैं दिखाऊं कि उसके अंदर कितने क्रैक्स पड़ गए हैं, कितने उसके जो है ना, मैं खुद गया हूं 1 हफ्ता पहले उस रोड के ऊपर, ठीक है, पीछे 9 वज़ीरान ने उसके अच्छा, वैसे आज खबरें चल रही थी वो BRT के लिए वो देखें किराए का तयन हो रहा था, किराया तय किया गया कि इतना होगा, इतने रूट्स होंगे। BRT मुकम्मल हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई है। वो पेशावर में ना, मैंने देखा होगा, इसलिए उनसे पूछ रही हूं। मैं पहले जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि हम सब्सिडी नहीं देंगे। अब बताएं ये सब्सिडी कैसे नहीं देंगे? अब वो किराया देखें। अब हम ये बताएं कि हमें खान साहब ने कहा था कि जिस प्रोजेक्ट में एस्केलेशन होती है, ठेकेदार के साथ हुकूमत मिली होती है। प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, इसीलिए आज 1 मिनट जरा किराए जो है। कुंडी साहब मुझे मौका दें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये जब इफ्तिताह करेंगे तो प्रोजेक्ट जी आपसे सवालों को तो आप करें ना, जब मुझसे सवाल हो तो मैंने करना है। ठीक है, राइट, ठीक है। अच्छा, पहली बात ये है, एहसानुल्लाह एहसान को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही, मुकम्मल नहीं हुआ। एहसानुल्लाह एहसान को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही, और मैं जो उसकी जितने करतूत हरकतें हैं, मैं समझती हूँ कि कल का हैंग करता आज होना चाहिए। मैं किसी दहशतगर्द को यहाँ नहीं करी, समेत उज़ैर बलोच के, समेत राव अनवार के, जिसने भी इंसानों को मारा है। बात यह है कि वो इधर वालों को मारा है या उधर वालों को मारा है, वो दहशतगर्द ही है।
दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि जी इनकी पार्टी ने इनको कहा हुआ है और आपने कनेक्शन बना देते हैं उनका इमरान खान साहब से, तो कैटेगोरिकली इमरान खान साहब का ना तालिबान से ना दहशत गर्दों से किसी से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं, और ना ऐसी कोई JIT रिपोर्ट आई हुई है जिसमें इस किस्म के इंकशाफात जो हैं वो कर रहे हो कि जी हमने उनसे पैसे लिए, हमने गर्दनें उनके कहने पे काटी और फुटबॉलों से खेलेगी। इस किस्म की अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सारी बात जो आपने की कि चलें जी हॉस्पिटल्स, देखें सिंध भी मेरा सूबा है और KP भी मेरा सूबा है। आप बिल्कुल इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मुझे सिंध में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स मिलेंगे, क्योंकि चलो शुक्र होगा कि सिंध की आवाम को कुछ तो अगर मिल रहा है तो मिल रहा है। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। कुंडी साहब मेरे वालिद साहब रहे हैं ठट्टा में, और मैं अभी ठट्टा में 8 बच्चों की वफात हुई है, आज तक वहाँ कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं है। जिस डॉक्टर को वो ढूंढते रहे हॉस्पिटल वहाँ था नहीं। तो और डेरा नवाब में जाके देख लें, सब कुछ छोड़ दें। 12 साल से आपकी हुकूमत है, सिर्फ लाड़काना में स्टैटिस्टिक्स क्या आ रहे हैं, 93,000 कुत्ता काटे, 13,000 नवंबर 2019 से लेके अब तक जो है वो 1300 और केसेस रजिस्टर हो गए, 13,000 सॉरी। कोई आपका एड्स का जो हालात है वो तकरीबन 1,500 के करीब पहुंच गए, बच्चे जिसमें ज्यादा है। तो ये स्टैटिस्टिक्स भी वहीं से आ रहे हैं। लेकिन ये जो अवामी मसाइल हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं, देख लें वहाँ पे क्या अस्पताल है, इधर क्या है, इन चीजों पे अगर सूबे कम्पीट करते हैं तो ये अच्छी चीज है। लेकिन सिर्फ और 10 अरब की गंदम चोरी हुई है, और आप हैरान हो जाएंगी कि दुनिया के सबसे ज्यादा गंदम खाने वाले चूहे भी वही है। 23 करोड़ की गंदम चूहे खा गए, 5 करोड़ और दे दी उन्हें मारने के लिए। अब जरा अंदाजा लगाएं। शाइस्ता साहिबा ऑब्वियसली ये चीजें सूबे के फलां जगह काम नहीं हुआ या इधर नहीं हुआ, हमारे सूबे की चलती हैं, ये हर सूबे के हवाले से हर सूबे की हुकूमत भी कहेगी, वफाकी हुकूमत भी कहेगी। इन चीज़ों पर अगर आपस में सूबे कम्पीट कर रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव हेल्दी साइन होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ इल्ज़ाम और जवाब में भी इल्ज़ाम ही आ रहे होते हैं। ये बताइएगा कि अभी जो आप लोग गिला करते हैं, पीपल्स पार्टी भी गिला करती है गो कि उनके पास इस वक्त एक सूबा मौजूद है टू गवर्न, बट ये क्या वजह है कि नहीं हो पा रहा? आज जो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि वफाकी हुकूमत पर जो हावी तबका है वो इस वक्त गैर मुंतखब लोगों का है। क्या वो कहीं पर कोई रुकावट है, वो आड़े आ रहे हैं गवर्नेंस की राह में? क्या मसला है? देखिए सादिया, पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप कहती है ना हेल्दी कंपटीशन है, इट शुड बी लाइक दैट। मेरी कुलीग, मेरी बहन भी ये कह रही हैं, तो आए, इनकी भी 5 साल KPK में हुकूमत थी, आए उसको पंजाब से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि पंजाब में कितने नए हॉस्पिटल्स बने, यूनिवर्सिटीज बनी, कॉलेजेस बने, फॉरेंसिक लैब बनी, यहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ। आए, मैं चैलेंज करती हूँ आज कि आए कंवल और आके इनको हम दिखाते हैं कि कितने बेड सेट हुए, क्या हुआ, स्कूलों में क्या हुआ। लेट्स डू इट ना। फिर ये तरीका है, यहाँ बैठ के इल्जाम तराशियां नहीं होनी चाहिए। और ये बैठती हैं और चोर चोर चोर, यही इनका असेंबली में अगर इनसे पूछते हैं कि फॉरेन फंडिंग का क्या हुआ, तुम चोर, बिजली तुम चोर, पेट्रोल का पूछे तुम चोर, चीनी का पूछे तुम चोर, आटे का पूछे तुम चोर, BRT का पूछे तुम चोर। भाई मैं कहती हूँ कि तुम अपनी कारकर्दगी बताओ। हम तो चोर थे और चले गए। अब आप बताएं कि आपने 23 महीनों में क्या किया। ये किया कि 4 हेल्थ सेक्रेटरीज फेडरल में, 4 हेल्थ इस पेंडेमिक के जमाने में, 5 FDR के चेयरमैन, 5 BOI के चेयरमैन, सेक्रेटरी कॉमर्स 4, और जो फेडरल फाइनेंस सेक्रेटरी 3, SCCP के चेयरमैन 3, सेक्रेटरी हेल्थ 4। मतलब हाउ कैन अ डिपार्टमेंट वर्क? आप भी जानती हैं सादिया कि अगर इतनी जल्दी चेंज होंगे तो कोई डिलीवर कर सकेगा? आपको हार्डली आप आते हैं, कुछ समझते हैं, लेकिन उनका तो मसला शायद कुछ और भी है। वो तो ये कहते हैं कि जी हम तो उन लोगों में से हैं जो परफॉर्म नहीं करता, हमें उसको फौरी तौर पे बदल देने में कोई मजायका नहीं है। और फिर ब्यूरोक्रेसी का तो वो कहते हैं कि आप लोगों ने क्योंकि उनको इतना अंडर प्रेशर रखा, काफी वफादारियां आप लोगों के साथ हैं। सादिया मुझे 1 मिनट, कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स
सबसे पहले तो न्याजी साहब को जाना चाहिए, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, उनकी सिलेक्शन ऑफ टीम नहीं सही, उनके जो बंदे थे जो कहते थे मेरे पास 200 लोग हैं जो मुल्क की काया पलट देंगे, तो वो सारे माहिर क्या जो माशियात थे मंशियात निकले। राइट, जो चीज़ें आपने कही कि टीम, जो दावे थे कि हमारे पास टीम है और गवर्नेंस भी होगी, आवाम के मसाइल भी, उसकी ऑब्वियसली वो डेट्स भी देते गए कि शुरू के 90 दिन या 100 दिन में क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ें क्यों ना हो सकी। एक वक्फे के बाद आकर बात करेंगे। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आप जवाब देना चाहिए थी कवल जो शाइस्ता साहबा ने बातें की। देखिए जी, शाइस्ता साहिबा को मैं सिर्फ इतना कह दूं, मैंने उनको बिल्कुल चोर 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 नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या अभी भी बाकी कोर्ट्स ही कह रही हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं कह रही। मेरे हिसाब से फरिश्ते भी हो सकते हैं। बात सारी है कि क्लियर उन्होंने अपने आप को कोर्ट्स में जाके करना है और वहाँ से चार्जशीट लगती है और वहाँ से जो भी कन्विक्ट होते हैं उनको फिर हम फरिश्ता नहीं, उन्हें हम क्रिमिनली कहते हैं। दूसरी बात यह है कि न्याजी साहब के जाने के इनके अरमान इंशाल्लाह अगले 3 साल 1.5 महीने तक तो जाते नहीं हैं। अच्छा। और फिर जो बीच में 3 महीने आएंगे ना इलेक्शन की तैयारी के, उस टाइम वो अपना दिल ठंडा कर लें, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम वापस आ जाएंगे। तो ये वो तो 3 महीने केयरटेकर सेटअप आएगा, बस उस टाइम पे आप जाहिर है जी परफॉर्मेंस तो इनसे ही मैच होनी है ना, वापस आ जाएंगे अगले 5 साल के हमारी लिए। परफॉर्मेंस पेरिस से, स्पेन से, इटली, अमेरिका से तो नहीं होगी। PMLN की परफॉर्मेंस और 12 साल की वो जो गवर्नेंस है जो अब अगले 3 सालों बाद पूरे 15 की हो जाएगी, इन्हीं से होगी ना। हम कितने भी नालायक निकम्मे होंगे, इनसे इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होंगे। बाकी इन्होंने कहा हेल्थ सेक्रेटरीज बदले, फलाने बदले। देखें जी, हमने हुकूमत चलानी है, हमारी मर्जी, हम 50 दफ़ा बदले। आपको रिजल्ट्स चाहिए, रिजल्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोविड-19 का जो पंजाब का स्कोर है वो बहुत बेहतर है। और एक इतने बड़े, और वही उस्मान बुज़दार साहब की आप मैनेजमेंट देखें, आज की लेटेस्ट ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 1 विंडो ऑपरेशन कर दिए। जिन NOCs के लिए लोग लाखों की करप्शन और हज़ारों रुपए रिश्वतें भरते थे, आज वो 1 विंडो पे चला गया। टोटल E-गवर्नेंस पे होगा, ऑनलाइन आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा जनाब आपने बात ठीक की थी, ब्यूरोक्रेसी की आपने बात ठीक की थी। 30 साल इन्होंने सिस्टम को करप्ट किया है, 30 साल इन्होंने हर इदारे में अपने लोगों को लगाया है, बिल शमूम जस्टिस कयूम टाइप के लोगों को। अगर बात मान भी लें, लेकिन एक चीज़ ये भी होनी चाहिए थी ना कि फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ये इन चीज़ों का इल्म था, वो इन्हीं चीज़ों का जिक्र अपने जलसों में किया करते थे। लेकिन जब हुकूमत मिली, आए, तो फिर उसी ब्यूरोक्रेसी के उन्हीं लोगों को रखा। अगर वो तब्दीलियां लानी भी थी तो उनको पता था कहाँ वफादारियां, कहाँ लॉयल्टीज हैं, वो उन्हीं लोगों को पहले रख लेते। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, इसका जवाब में भी सवाल है। अगर इस सारी ब्यूरोक्रेसी को हटा दें तो फिर अभी इस वक्त हम किसको लेकर आए? नहीं, लेकिन वजीर आजम को तो इल्म था ना, कहाँ बैकग्राउंड किसका है, कौन सा। मैं सारी ब्यूरोक्रेसी को कसूरवार ठहरा भी नहीं रही हूँ। देखें, सिस्टम में शॉर्टकमिंग्स हैं, सिस्टम को फिक्स करने की ज़रूरत है। और जो 200 लोगों की ये जिक्र कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा टीम चेक करें, 200 से बहुत ऊपर जा रही है टीम। जिनको आप अनइलेक्टेड लोग कह रहे हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब वो डिलीवर कर रही हैं। जरूरत पड़ गई ना। अब रज़ाक दाऊद साहब की आप जरा सुन लें। PTI में लोग कहा गया था कि एक्सपर्ट्स हैं, नहीं निकले ना एक्सपर्ट्स। देखिए, जो ग्रास रूट लेवल पे इलेक्शन लड़के आते हैं ना, अक्सर उनमें से टेक्नोक्रेट नहीं होते, और ना आपकी पार्लियामेंट्री टेक्नोक्रेट्स के हाथों में आप यरगमाल क्यों हो गए? हम बिल्कुल यरगमाल नहीं हो, ये सिर्फ इनका एक नैरेटिव है। हम बिल्कुल कैबिनेट में देख लें, सारी यहाँ वजारतें किन के पास हैं? आपके इलेक्टेड लोगों के पास तो नहीं है। कैबिनेट वजीर आज़म का जो पीपल्स पार्टी या नून लीग में हम कहते थे कि जी अनइलेक्टेड लोग अगर कहीं भी आ गए, जितनी भी तादाद में आ गए, तो क्यों आ गए? हकदार जो हैं, जो मेहनत करके आते हैं, वो हल्के की सियासत करके आते हैं। वजीर आज़म का इस्तेकाक है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के वो अपने जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो खुद इलेक्ट कर सकते हैं। इससे कोई इंकार तो नहीं। फिर ये अब उनका अपना सवाबदीद है। लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर ना, फिर फर्क ना हुआ। अगर हफीज शेख ने आपके दौर में भी होना है, माजी में भी हफीज शेख ने होना है, तो फिर फर्क क्या था? तब्दीली कहाँ गई? हफीज शेख का होना माजी में और अब में इसलिए फर्क है कि उस वक्त सिर्फ एक हफीज शेख नहीं थे, नवीद कमर साहब भी आए थे, सलीम मांडवी वाला भी आए थे, 3 और भी आए थे। माशाल्लाह 4 से 5 उन्होंने बदले थे। उसके बावजूद एक सेकंड सुनिए, रीजन में 5.56 का ग्रोथ रेट था, इनका 0.4 था 2009 में और 0.9 हुआ था जाके 2010 में। इस वक्त आपके रीजन में -4.80 और -12, -8, -10 चल रही है, तो पाकिस्तान का -0.04 है, जिसको ये बहुत ज्यादा डोल देते हैं। इस वक्त हमने बचाया। फैसल कुंडी साहब, ये पहले तो इलेक्टेड और अनइलेक्टेड वाली, इससे कोई इंकार नहीं, वजीर आजम का सवाबदीद है, वो जिस मर्जी को चाहे अपॉइंट करें, तैनात करें, तब्दील कर लेकिन नहीं तो आप लोगों का एतराज
मॉडल था ना माजी में। चले फैसल कुंडी साहब, अब गैर मुंतखब लोग फिर ऐसा तो नहीं होगा फंसा के वही जो बैग्स उठाएंगे और चले जाएंगे और उसके बाद पीछे जो हलकों में जिन बेचारों ने जाना है वो अब हमको क्या जवाब देंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बदलने हैं। देखिए सादिया, बात यह है कि ये तो जज साहब की तरफ से भी अदले की तरफ से भी ये कहा गया कि वो बैग उठा के चले जाएंगे। 9 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इनके स्पेशल असिस्टेंट एडवाइजर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के नीचे हल्फ भी नहीं लिया। ठीक है, वो पाकिस्तान के आइन के नीचे उन्होंने हल्फ नहीं लिया। दूसरी बात यह कि कहते थे कि हमारी जो काबीना होगी, जो हमारे एडवाइजर्स होंगे, उनके जो एसेट्स हैं वो आप वेबसाइट पे होंगे। अब मुझे बताएं वो कौन सी वेबसाइट है जिसमें इनके स्पेशल असिस्टेंट, इनके एडवाइजर्स और इनके मिनिस्टरों की जो है वो एसेट्स डिक्लेरेशन वहाँ पर मौजूद है? अगर कोई है, शायद मुझे न पता हो, ये मुझे बता दें हम उसमें। जहाँ तक इन्होंने मोर्टेलिटी रेट की बात की, आप खैबर पख्तूनख्वा की मोर्टेलिटी रेट देखें, सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट खैबर पख्तूनख्वा में। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप जाके उसको चेक कर लें कि बच्चों की मोर्टेलिटी रेट कितनी है। हाँ, तब्दीली तो एक किस्म। अब ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि 30 साल और 40 साल, हम मान लेते हैं 30 साल और 40 साल ये आपने अपने एक रटा लगाया हुआ है। आप मुझे बताएं, सरवर खान हमारे साथ नहीं था, ये मुशर्रफ साहब के साथ नहीं था, ये कौन सी हुकूमत में नहीं था? शेख रशीद साहब के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? आपका जो है आजम स्वाति साहब के मुतालिक क्या ख्याल है? आपका मतलब कितने आपको फिरदौस शेखवान साहब के मुतालिक क्या ख्याल है? उमर यूब साहब के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? अपना कादरी साहब के मुतालिक क्या ख्याल है? फिर एक और चीज ये भी छोड़ दें, चलो ये तो इनको जो है ना, भुट्टो साहब तो यूब के साथ बिल्कुल गलत, उनके बारे में क्या ख्याल है? आपकी नहीं देखें, मैं ये कह रहा हूं, मैं मिनिस्टर्स की बात करूं। एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करें। देखें, मैं आपकी बातों में नहीं बोलता, मेहरबानी करें, आप बात मुझे मुकम्मल करें दें। अगर बीच में बोलना है, प्रोग्राम खराब करना है, तो मैं भी बोल लूंगा। आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें, शायद मैं गलत हूं और आप ठीक हो, क्योंकि आप लोग क्योंकि आपको तो क्रेडिट जाता है, आपकी हुकूमत को बहुत बड़ा, आपकी हुकूमत को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, बहुत बड़ी तब्दीली आप ले आए हैं। उनको बात करने दें। नहीं, मुझे देर से नहीं, मुझे फौरन पहुंच रही। आप एक क्रेडिट और आपकी तब्दीली ये है कि आपने एक जरी मुल्क को आटे के बहरान में, चीनी के बहरान में और गंदम के बहरान में आप लेके आ गए। एक जरी मुल्क जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में है। हमारी जब हुकूमत थी, हम जब जा रहे थे, हम गंदम एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। उस वक्त जब हम आ रहे थे, उस वक्त हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब ये चीजें जो है, देखिए, आप हमें फिर ये बताएं, आपने फिरदौस शेखवान को क्यों निकाला? वो करप्ट थी या नाअहल थी? आपने आतिफ खान को क्यों निकाला? आपने शहराम तरक्की को क्यों निकाला? आपने इफ्तिखार दुरानी को क्यों निकाला? ऐसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आपने वो नाअहल थे या करप्ट थे। आपके अभी एक एडवाइजर KPK के थे, आपने उनको कुर्बानी का बकरा बनाया, क्योंकि वो मिनिस्ट्री जो इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री है वो CM साहब के पास है। तो हमेशा हर फिक्र के बाद ये कहता था कि मैं इमरान खान की विजन और महमूद खान की हिदायत के मुताबिक काम कर रहा हूं। तो इमरान खान का विजन भी था और हिदायत भी थी। ये बात दुरुस्त है कि अगर ये लोग इनको निकाला और इन पे अगर करप्शन के चार्जेस लगाए और साबित भी हो गए, इमरान खान साहब ने अगर इनको सजा भी दी निकाल के, तो फिर ये सजा काफी थी कि उनसे बस इस्तीफे ले लिए या करप्शन किया? तो फिर तो इमरान खान साहब के जो क्राइटेरिया है, आप बताएं, आपने हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने करप्शन पे निकाला है कि नाअहली पे निकाला है? अगर करप्शन पे निकाला है, कोई रिकवरी किधर है? कोई कितनी रिकवरी आपने की है? अगर नाअहली पे निकाला है तो फिर तो मतलब है कप्तान को टीम चुनने में वो थी, कितने आप चेंज करेंगे? 2 साल हो गए, आपने बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर रहे हैं। अभी आपको कोई मिडिल ऑर्डर और ओपनर और पता नहीं स्पिनर कोई नहीं मिल रहा। आप तो कह रहे थे हमारे पास 200 लोग हैं। 200 लोग तो हमें भी पता चला है कि जी आपके तो सारे जो है, आप सारे आज देखें, आज मुराद सईद साहब जो इनके चैंपियन वजीर हैं, उनके खिलाफ क्या आ गया है? 118 अरब रुपए की जो इन्होंने पेपर रूल की खिलाफ वर्जी की है और कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, इसमें अपने दाखाने की मिनिस्ट्री में दिए, वो उनके ऊपर आ गया। आज आप देखें कि कलभूषण के लिए आपने क्या किया? ऑर्डिनेंस लेके आए जो आपने दुनिया से, मुल्क से छुपाया हुआ था, कौम से छुपाया हुआ था, कि आप कलभूषण को रह फरार दे रहे हैं। मतलब ये चीजें आप कर रहे हैं। वो जवाब देना चाह रही, क्विकली जवाब दे दे, फिर मैं शाइस्ता साहिबा का कमेंट भी इस पे शामिल कर लूं। जो नाअहल थे उनको भी चेंज किया है और जो करप्ट है उनको भी निकाला है, और जो करप्ट है उनको इसलिए निकाला है कि उन पे इंक्वायरी आ जाए, अगर वो सही होंगे तो वापस आ जाए। हमने राना मशहूद साहब वाला काम नहीं किया कि लोगों से पैसे पकड़ते हुए वीडियो लीक हो गई, लेकिन हमने कहना नहीं, ये बस आ गए हैं तो अब ये इनका साथ हमने हलफ ले लिया, ये नहीं जा सकते। दूसरी, ना हमने शर्जील इनाम मेमन साहब वाला काम किया, ना हमने किसी और वाला काम किया। बाकी आपने 5 के करीब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चेंज किए थे, पूछ सकती हूँ क्यों किए थे? आपके तो इतने जबरदस्त लोग हैं, शेरी रहमान साहिब हैं, कमर जमान कायरा साहब हैं, और भी बड़े लोग थे। 4-5 तो आपने इंफॉर्मेशन, आप लोग वही सारे काम कर रहे हैं। शाइस्ता साहिबा,
बात लास्ट कमेंट, मुझे लास्ट कमेंट। हम बहुत सारे काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो डिलीवरी है, जो वजीर आजम का अपना एक म्यार है, अगर उस पर कोई परफॉर्म नहीं करेगा वो सबको मौका देते। उन्होंने फैमिली में पार्टी नहीं बनाई हुई कि सिर्फ मैं और मेरा खानदान। जी, डेमोक्रेसी में हर एक के पास मौका होता है। जी, मेरे दो सवाल हैं। एक तो मुझे कमल बीबी से पूछते हैं कि वो रिफॉर्म्स जिसकी हम बड़ा शोर सुनते थे, किसी एक जगह कोई रिफॉर्म बता दें जहां हुए हों। और करप्शन की बात कर रहे हैं, इनके लेफ्ट राइट फ्रंट सब जगह, बल्कि जो करप्ट शख्स था उसको इन्होंने बड़े प्रोटोकॉल के साथ भगा दिया गया है। तो बात सारी ये कि एजीपी ने बताया है कि 270 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज और करप्शन एम्बेजलमेंट है इन फेडरल मिनिस्ट्रीज। तो मेरी बात सुने, ये क्या बातें करती हैं यहाँ बैठ के, ये क्या कहती हैं? अब जो ये लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन में जो लगा है वो किस, ये हम पूछेंगे नहीं, रातों रात ऑर्डिनेंस आते हैं और कंपनी लॉज में अच्छा, ठीक है, होती है। चलिए, आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया 1170 अरब से 270 पे रह गई हैं कुंडी साहब और कंवल शौजब साहबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।